का हुकूमत करने का जवाब खत्म हो गया। सोशल बॉयकॉट करें इसका जिधर भी आप हैं। जिस मुल्क में वजीर आजम हाउस सिक्योरिटी रिस्क हो, उस मुल्क का वजीर आजम भी सिक्योरिटी रिस्क होता है। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, डॉन खबर के मामले पर आज वज़ीर आज़म हाउस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी को ओहदे से हटा दिया गया और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के कुछ देर बाद ही पाक फौज की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि जो हुकूमती नोटिफिकेशन है वो नामुकम्मल है। उसमें जो इंक्वायरी बोर्ड था उसकी सिफारिशात मिनवन शामिल नहीं की गई और फौज इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है। पाक फौज का जो नोटिफिकेशन है, जो रद्द अमल पाक फौज की जानिब से आया है, ये काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ख़ास तौर पर ऐसे में कि जब पनामा लीक्स के मामले पर अपोजिशन जमातें हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ा रही हैं और आने वाले दिनों में पनामा लीक्स मामले और डॉन खबर के मामले के पेश नज़र के तनाजुर में सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, डॉन खबर के मामले पर आज वज़ीर आज़म हाउस से जो नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक तारिक फ़ातमी साहब से कलमदान वापस ले लिया गया, राव तहसीन प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ओहदे से फारिग कर दिया गया, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म जारी किया गया, जिसके बाद फौज की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया जिसमें 3 बातें आई। एक तो नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाला नामुकम्मल है, इसमें इंक्वायरी बोर्ड की सिफारिशात शामिल नहीं हैं और नोटिफिकेशन को पाक फौज ने मुस्तरद कर दिया। कैसे देखते हैं इसको? देखें, एक बात तय हो गई थी और बाज़ जो नादान दोस्त होते हैं ना, वो मसलों को उलझा देते हैं। एक फ़ौज ने अंडरस्टैंडिंग पैदा की और बड़े मछलियों और बड़े कुर्बानियों के बावजूद ये छोटे छोटे मेंढकों को उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट के अल्फाज और एक रिपोर्ट के मतन में इनको इख्तलाफ ज़रूर था जिस पर कि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। उन्होंने कहा मतन यही आएगा और नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन 3 दिन में ये मतन को भी निकाल दिया और गोली दी है। इसहाक डार साहब ने कहा कि जी फातमी साहब इधर से उधर हो जाएंगे। असल मारा गया अनवर, क्या नाम है, तहसीन, राव तहसीन, क्योंकि वो मेरा ख्याल 20 ग्रेड में था या 19 में था, 20 में होगा मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। सो उसका सारा फ्यूचर तबाह हो गया। वो तो 22 ग्रेड का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रिटायर होना चाहता होगा। परवेज़ रशीद के बारे में इसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई उसका क्या बना। फौज के अंदर जितनी बड़ी रिजेंटमेंट है उतना बड़ा ये फैसला नहीं है जी। मैं अवाम की बात नहीं करता, अवाम को एक तरफ रख दें। फौज के अंदर जितनी बड़ी रिजेंटमेंट है उतना बड़ा ये फैसला नहीं है और फ़ौज की पूरी कोशिश है कि जमहूरियत चले, जमहूरियत परवान हो। उनके बड़े सारे मसाइल हैं और जो कुछ नवाज शरीफ कर रहे हैं वो फ़ौज को मुश्तइल करने के लिए कर रहे हैं। आप ये देखें, सज्जन का मसला आया, आप देखें मोदी का रायवेंट जाने का मसला आया। ये सारी चीज़ें वो हैं जो ये फ़ौज से बाला बाला कर रहे हैं और वो अपने आप को क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब 90 दिनों के अंदर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं सियासी। नवाज शरीफ किस तरह का? मेरा मतलब है जिस किस्म की उनकी इलेक्शन कैंपेन जा रही है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जिस तरह वो इरशाद फरमा रहे हैं और उनकी पार्टी के अंदर जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं कि एक आदमी ने इस्तीफ़ा दे दिया और ख़बर यह है कि जतोई साहब भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं और ख़बर ये भी है कि हमारे पीर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये भी अफवाहें हैं कि वो भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और 8-9 MNA भी इधर उधर हो सकते हैं। तो ये सारी अलामात वो हैं कि जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश तो ये होगी कि वो अगले मार्च तक रहें और सेनेट पर उनका कब्ज़ा हो, लेकिन जब सारा ही खेल ख़राब हो रहा हो तो उनको इन्हीं 90 दिनों में कोई फ़ैसला करना है। 100 दिन लगा ले आप। नवाज शरीफ के लिए ये 100 दिन अहम है उसकी सियासत के।
नहीं, आपने कहा मार्च तक तो वो रहना चाहते हैं, ताकि अगले साल मार्च 2018 उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश है उनकी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो आपको लग क्या रहा है, रहेंगे या नहीं रहेंगे? मैं 2017 आई है पहले आपकी काफी सारी, मैं 2017 में नवाज शरीफ को सबसे अहम साल देख रहा हूँ, और जो कुछ भी कट्टी कट्टा निकलना है 2017 में ही होना है। इलेक्शन होने हैं, सिलेक्शन होने हैं, फड्डा पड़ना है, धैं पटास होनी है, जमहूरियत ने आगे बढ़ना है, जमहूरियत ने कट्टी कट्टा निकलना है, 2017 में ही होना है। 18 को नहीं मैं देख रहा। नवाज शरीफ साहब को पुराना जानते हैं, तो आपको लगता है आपका जो पुरानी रफाकत रही नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उस रफाकत की बुनियाद पे, उन ताल्लुकात की बुनियाद पे आपको जो रहा है, आपने जानते हैं पुराना, लगता है कि इस नोटिफिकेशन को वो अमेंड कर दें, एक अमेंडेड नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर जो सिफारिशात हैं ओरिजिनल वो पब्लिक कर दी जाएँ? हो सकता है ऐसा कुछ? एक्चुअली नवाज शरीफ साहब की सोच में ये बात है कि उनके रास्ते में ना लोग रुकावट है, ना मीडिया है, ना कोई और। वो समझते हैं फौज ही उनके रास्ते में रुकावट है। यही वजह है कि वो गुड्डू पप्पू किस्म का एक जहांगीर करामत जर्नल था, जो मेरे साथ बड़ा जब मैंने उसे कह दिया गुड्डू पप्पू, तो वो खफा भी हो गए। सो उसकी आप देखें ना, बेग से नहीं बनी, करामत से नहीं बनी, जंजुआ से नहीं बनी, मुशर्रफ से नहीं बनी, काकड़ से नहीं बनी। तो इतने ही जर्नल हो सकते हैं ना जी, और कोई अब अफ़गानिस्तान के 1000 जर्नल तो नहीं है कि उसमें से 200 इधर के उधर हो जाए। सो उसके ज़हन में एक बात सवार है कि वो इस मुल्क का बादशाह और शहनशाह बनना चाहता है, अपनी औलाद को भी शहज़ादे और शहज़ादियाँ देखना चाहता है, और वो समझता है कि उसके मामलात कोई सियासतदान तो नहीं ख़राब कर सका, उसके सारे मामलात फ़ौज ख़राब करती है। इसलिए मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का टारगेट फ़ौज को कट इन साइज करना है। लेकिन अभी जो आज तक अभी जो फ़ौज की जानिब से आज जो रद्द अमल आया, उससे पहले तक तो बज़ाहिर जो लग रहा था वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बड़े बैलेंस, बड़े मिसाली दिखाई दे रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि अब इस नोटिफिकेशन के बाद ताल्लुकात मुतासर होंगे, जो आज रद्द अमल जिस तरह से आया ISPR की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान की फ़ौज एक बहुत बड़ी फ़ौज है। जिस तरह चीफ का आखिरी तीसरा साल बड़ा अहम होता है, इस तरह सियासतदान का चौथा साल बड़ा अहम होता है। सो आर्मी अपने 3 साल के अहम साल से गुजर चुकी है, और मैंने इस कौम को कहा था कि ऐसे दिखाई दे रहा है कि रहील शरीफ जा रहा है मुल्क से बाहर, जब ये इनके साथ सऊदी अरब गए अलग जहाज में। मेरे नज़दीक मैं बाजवा साहब को जितना जानता हूँ एज ए 10 कोर, और मुझसे तो खैर बहुत जूनियर थे गॉर्डन कॉलेज में, और वो बड़े सुलझो और जमहूरियत के हामी और फेयर, और लेकिन नवाज शरीफ के साथ नहीं चल सकेंगे। अच्छा, ये मेरी राय है। मुझसे बहुत जूनियर थे गॉर्डन कॉलेज में, बहुत ही जूनियर थे। तो क्या वजह, क्यों नहीं चल सकते? क्या लग रहा है, अवामिल क्या ऐसे आपको नजर आ रहे हैं कि वो नहीं चल सकेंगे? लेकिन नवाज शरीफ के मिजाज में जो है ना, वो ये नहीं चाहते कि कोई उसमें इज़-आर-एम की भी और कामा और फुल स्टॉप की गलती निकाले। वो विजनरी लीडर नहीं है, वो किस्मत का कमाया खा रहा है। उसकी मुकद्दर की लकीरें उसको आगे लेके जाती हैं। कोई वो डायनामिक लीडर नहीं है, कोई विजनरी लीडर नहीं है, कोई उसका मुताला नहीं है। और बिजनेसमैन पॉलिटिशियन जो होता है वो तेज़ होता है, वो कीमत लगाता है वक्त आने पे, बनाता है, लगाता है, खाता है, फिर ख़रीदता है, फिर बनाता है, फिर लगाता है। और नवाज शरीफ जिस आलम में आया है, सारे आलम इस्लाम में इस किस्म का बुरान है। जो भी इस्लामी पड़ोसी मुमलकतें हैं उसको इलेक्शन के लिए भी पैसा देती हैं, उसको वैसे भी पैसा देती हैं। तो शेख साहब, जिस तरह आपने कहा कि बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों इकट्ठे साथ नहीं चल सकते आगे, तो कौन रहेगा, कौन जाएगा? मुझे नहीं पता। बाजवा चल सकता है। अदारे में नवाज शरीफ साहब के बारे में वो रिस्पेक्ट नहीं है, इतना इमेज फौज में मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर का डाउन नहीं देखा। देखें ना, बाजवा साहब एक बड़े ही चीफ ज़रूर है, पर कई कोरों पे ये चीफ होता है। कोर कमांडर और चीफ का 19-20 का या 1-2 पॉइंट का ही फ़र्क होता है। सो मैं जिन लोगों से मिलता जुलता हूँ शादियों में, वो तो मुझे चोट मारते हैं। अभी मैं एक शादी में गया हुआ था, एक कोर कमांडर ने मुझे कहा, शेख रशीद 2 में फेल, 3 में कंपार्ट और पप्पू पास। क्या कमाल फिक्र है। मेरे घर वाले तो ने बड़ा एंजॉय किया तेरे इस जुमले को। ये एक बहुत बड़ा फौजी मुझे कहता है
कि 2 में फेल, 3 में कंपार्ट और पप्पू पास। उसने कहा भाई मेरे घर में तो ये बहुत हिट हुआ है तेरा ये जुमला। अच्छा। सो लोगों देखे ना इस मुल्क में फौज कोई क्या होता है, रॉयल फौज नहीं है। ये गरीबों के बच्चे हैं, गैरतमंदों के बच्चे हैं, कोई टीचर का बच्चा है, कोई डायरेक्टर का बच्चा है, कोई जर्नलिस्ट का बच्चा है। सो ये सारे अगर आप काकूल में देखें तो वो टाइम खत्म हो गया रॉयल फोर्स वाला। अब ये भक्कर है, लिया है, मंडी भाउद्दीन है। जब मैं गॉर्डन कॉलेज में था वहाँ एक अजीब किस्म की क्लास फौज में जाया करती थी उस वक्त। तो शेख साहब, जिस तरह आपने अभी बात की थी, कमिंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, तो अमेंड नहीं करेंगे नवाज शरीफ साहब? कर देंगे, लेकिन जो गंद डालना था ना, पंजाबी में कहते हैं दूध में मेंगने डालना, तो दूध में मेंगने डालना ही डालेंगे, ये अपनी आदत से मजबूर है। तो फौज के आज रद्द-ए-अमल को देखा जाए तो पनामा केस से मुतालिक जो बहुत बड़ा तमाचा मारा है DG ISPR ने, और मैं नवाज शरीफ को आज आपके डॉन टीवी से दूसरे रुख से एक पैगाम देना चाहता हूँ। इस फौज में बहुत शेख रशीद है नवाज शरीफ। मैं 2 दफ़ा कहता हूँ नवाज शरीफ साहब, इस फौज में बहुत शेख रशीद है। नवाज शरीफ साहब, इस फौज में बहुत शेख रशीद हैं जो कमिटेड हैं पाकिस्तान के साथ, और जिनकी कमिटमेंट है कि करप्शन ख़त्म हो। शेख साहब, पनामा केस की बात की जाए, जिस तरह आज रद्द-ए-अमल आया है ISPR की जानिब से, उसमें जो JIT बननी है, उस JIT में भी ISI और MI के नुमाइंदे हैं। तो आज जिस तरह का रद्द-ए-अमल आया है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि किस जानिब जाएंगे हालात? इंक्वायरी कमेटी जो JIT, मेरा ख्याल है शायद 90 दिन से पहले ही एक जज नवाज शरीफ को नाअहल करार देते। 3 में से 1। 3 में से 1 कैसे? अभी तो JIT तश्कील ही नहीं हुई। JIT है, मैं जा रहा हूं JIT में जी, मैं शामिल हो रहा हूँ। मैं देखें ना, JIT में इमरान खान साहब शामिल हो सकते हैं, उनकी सिराजुल हक साहब शामिल हो सकते हैं, या शेख रशीद शामिल हो सकते हैं, राइट। मैं रिव्यू पिटीशन नहीं कर रहा, JIT में शामिल होने जा रहा हूँ। अच्छा। मैं बैठूंगा वहाँ और मैं उसमें JIT में जिस तरह, और मैं जजिस का मशकूर हूँ कि उन्होंने, मैं तो वकील ही नहीं हूँ, मेरे बारे में इतनी अच्छी राय दी, क्योंकि चोटी के वकील तो सारे केस से बाहर थे। और मैं नवाज शरीफ के लिए कोई अच्छे हालात नहीं देख रहा। JIT में ISI और MI के जो नुमाइंदे जो होंगे, अब आज के बाद आप कोई फ़र्क देख रहे हैं? अब पहले आप कुछ और सोच रहे थे, शायद मैं समझता हूँ फौज पे आज के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। कहा तो है फौज ने कि हम निभाएंगे जिम्मेदारी। वो बड़े मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप। कहना और अमली तौर पे देखें ना, वो ब्रिटिश वर्जन वहाँ फौज जाएगी जी, इतने पैसे लगाएगी। देखें अब पैसा फेंक, तमाशा फेंक। इस मुल्क में तो देखो ना, इन सरकारी जजों ने, मैंने नहीं सुना, सरकारी वकीलों ने फीस ली है नवाज शरीफ के इस केस की। ये ज़रा आप तहकीक करें। मैं तहकीक कर रहा हूँ, अभी मुझे टाइम नहीं मिला। मैं खुद कोर्ट में जाऊँगा इनके खिलाफ कि इतने करोड़ रुपया उसने सरकारी ख़जाने से क्यों दिया। उनसे तो रिपोर्टेडली नाराज़ हैं वज़ीर आज़म साहब, जो रिपोर्ट्स आई थी, कारकर्दगी से खुश नहीं है। सुना है मैंने, लेकिन इससे बड़े, जितने बड़े वकील किए हैं नवाज शरीफ साहब ने, उससे बड़ा तो कोई वकील ही नहीं है पाकिस्तान में। शेख अकरम बड़ा वकील है, और मखदूम साहब बहुत बड़े वकील हैं। सलमान अकरम राजा, राजा अकरम के हमारे पे एहसान है, शेख अकरम के हम पे एहसान है, मखदूम हमारा दोस्त है। लेकिन इनको एक अनपढ़ और उर्दू मीडियम वकील ने इनसे बेहतर केस लड़ा सका। बिल्कुल बिल्कुल, तभी 2 ने नाअहल करार दे दिया। ठीक है शेख साहब, एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद शेख साहब से बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। शेख साहब, एक जानिब आज सख्त रद्द-ए-अमल आपने देखा फौज की जानिब से, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कुछ इफेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं। आज के इस रद्द-ए-अमल के बाद दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव बढ़ रहा है इस्तीफ़े के लिए। अपोजिशन जमातें एक एक करके गो नवाज गो मुहिम लॉन्च कर रही, जिस तरह कल PTI ने लॉन्च की इस्लामाबाद के जलसे में, आप इसमें मौजूद थे। तो इलेक्शन से साल पहले ही हम इलेक्शन का माहौल देख रहे हैं। इलेक्शन आपको 2018 में ही होते दिखाई दे रहे हैं या पहले अर्ली हो सकते हैं? हालात क्या बनने मैं आज के प्रोग्राम से आपको फौज को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मरदमशुमारी कर रहे हैं ना, वो इलेक्शन शुमारी की भी तैयारी करें। ये ना फौज दूसरे दोबारा एक करे। सो अभी से वो तैयारी कर लें। देखें, अगर इस मुल्क ने जमहूरियत में चलना है
तो इतने सीरियस एलिगेशन के बाद जब 2 जज ये कह रहे हैं कि ये सादिक और अमीन नहीं है, 5 जज कह रहे हैं कि कतरी खत बोगस है। देखें ना, एक प्राइम मिनिस्टर का सारा दारोमदार कतरी खत पे है, वो उठा के डस्टबिन में फेंक रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई मनी ट्रेल नहीं। 5 के 5, मैं 2 की बात नहीं करता जी, 5 के 5 जज कह रहे हैं कोई मनी ट्रेल नहीं है। 5 के 5 जज कह रहे हैं जिस कीमत पे फैक्ट्री बेची है बैंक का कर्जा उससे ज्यादा था। 5 के 5 जज कहते हैं ये पैसा लेके कैसे गए। 5 के 5 जज कहते हैं कि ये 12 मिलियन रियाल जो हैं उससे वो अजीजिया और कतर और दुबई और गल्फ स्टील मिल, ये 5 मिले कैसे। हाँ। सर इसके बावजूद बंदा ढीठ है कि जाओ, मुझे इसका मतलब है वो चाहता है मुझे फौज आके उतारे। नहीं उतारना चाहिए फौज को किसी कीमत पे, होने दे जलील इन लोगों को। वो तो खान साहब मिले थे आर्मी चीफ से, उन्होंने बताया था कि आर्मी चीफ साहब जमहूरियत के हामी है। देखें इस मुल्क में हर आदमी जमहूरियत का हामी है और यकीनन ये फौज इन हालात में उसको जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए। पर जमहूरियत करप्शन की पाजेबें पहन के नाच रही है, ठुमका लगा रही है, कर लो मेरा जो कुछ करना है। देखो अगर जमहूरियत बाजार हुसन में बैठ जाएगी, गाहकों की तलाश में होगी और करप्शन के और कमीशन के गाहक के लिए वो बाजार हुसन में तलाश कर रही होगी जमहूरियत, तो इस लंगड़ी लूली जमहूरियत को पाकिस्तान जो है वो खतरे में डालता आप देखना चाहते हैं। या जब तक करप्शन में करप्ट लोगों को सजा नहीं होगी इस मुल्क का आगे बढ़ना कोई। देखे ना 5 आदमी, कल मैंने जलसे में कहा चूहे मार गोलियां 5 बजे। यार यूरोप होता तो इस्तीफा दे। ब्राजील में क्या हुआ, कल 5 बच्चों को एक बाप ने चूहे की गोलियां दे के मारा है। कोई माशरा है यार के चोरों की, डकैतों की, बदमाशों की गंदी से गंदी हुकूमत हो, वहां ये नहीं हो सकता एक बाप अपने 5 बच्चों को चूहे दे के मारे। शेख साहब कल जलसा हुआ गुज़श्ता रात जो इस्लामाबाद में, उसमें खान साहब ने नवाज शरीफ साहब के सोशल बाइकआउट का ऐलान किया। ऐवान में नवाज शरीफ साहब आते नहीं हैं, जलसे वो करी जा रहे हैं पूरे मुल्क में और ओकाड़ा में भी उनका गलबन जलसे आज। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उनके वज़रा कह चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। तो सोशल बाइकआउट का नवाज शरीफ साहब की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? देखें सेहत उनकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जितना सियासी असर पड़ रहा है उनको अंदाज़ा नहीं है। पहले भी इन्हीं बातों की वजह से वो ख़राब हुए हैं। बिल्कुल उसी, लोग कहते थे ये बदला हुआ नवाज शरीफ है, ये उससे भी गया हुआ नवाज शरीफ है। पिछले नवाज शरीफ पे इतने करप्शन के चार्जेस नहीं थे और सारी डीलिंग ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उन 2 मुल्कों में कर रहा है जहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है। सुनना दीजिए इस्तीफा पर, ठीक है, फिर राह पे जाने और वाह पे जाने। जा पुत्र रावी, कोई ना आवी ना कोई जावी, फिर उसी जगह जाएगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। क्या होगा? कोई लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, कोई धरना देंगे? जलसे तो आप कर रहे हैं, जलसे तो कर रहे हैं, जलसों से क्या जाएंगे या लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, एक और धरना देना पड़ेगा? धरना हमने दे लिया, सुप्रीम कोर्ट हम चले गए हैं, TOR हमने कोशिश कर ली है। जितनी हमारी सियासी जद्दोजहदें हैं वो तो हम कर चुके हैं। अगर कोई अब आसमानी बिजली गिरनी है तो उसका तो हमें कोई अंदाजा नहीं। यानी आप ना उम्मीद हो चुके हैं, आप सारे हरबे आजमा चुके हैं, हटाने के लिए नहीं हटे। धरना आपने किया, लॉन्ग मार्च किया, जलसे किए। ना उम्मीद हो जाए। मैंने आपको भी इतनी बड़ी खबर दी है कि फौज से रिक्वेस्ट की है कि मर्दम शुमारी वालों को कमर बाजवा साहब कहें कि साथ साथ इलेक्शन शुमारी भी शुरू कर दें। इनके बस का रोग नहीं है ये। तो खुद चले जाएंगे नवाज शरीफ साहब? क्या अर्ली इलेक्शन कॉल कर देंगे? इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। क्या करेंगे? 100 दिनों में उसने करना ही करना है। तो इस तरह मुल्क चलता है कि आधे जिन्होंने जज बनना है सुप्रीम कोर्ट के वो कहते हैं करप्शन की मशीन है। जो 5 जज हैं इस मुल्क के वो कहता है ये जनाब अली झूठा है जी। करप्शन का वो कह रहा है कि ये JIT फैसला करे 60 दिन में। झूठा होने का तो कोई नहीं वो कह रहा कि नहीं है। एक पॉइंट को उन्होंने रोका 3 जजों ने कि ये क्रिमिनल एक्ट को डिस्कस कर लिया जाए। आधा तो उसको मफलूज किया हुआ है। एक सियासी टांग तोड़ी हुई है, दूसरी टांग टूटने के लिए अब 90-100 दिन बाकी। शेख साहब ये 10 अरब की ऑफर वाला जो मामला है, आपने खान साहब के हमरा बराबर टफ टाइम दिया नवाज शरीफ साहब को। जितना खान साहब ने टफ टाइम दिया उतना आपने भी दिया। तो ये क्या मामला है? ऑफर 10 अरब की खान साहब को आ गई, आपको ऑफर कोई नहीं आई क्या? मेरा तो जी किसी से ना करें। सिर्फ जब मैंने इमरान खान के साथ शमूलियत का फैसला किया, शमूलियत का मतलब इत्तेहाद का, बिल्कुल का, उस वक्त गवर्नमेंट ने मुझसे बड़े राब्ते किए। बल्कि नए नए रंग भी दिखाए कि आप अस्पताल में दाखिल हो जाओ और मैंने इमरान खान को जबान दे दी है, मैं इज्जतदार आदमी हूं। मैं उसके बाद मेरा किसी ने कोई राब्ता नहीं। जब
जिस दिन मैंने इमरान खान के साथ अवामी मुस्लिम लीग के इत्तेहाद का ऐलान किया, उस दिन के बाद मेरे से किसी का कोई राब्ता नहीं। उस ऐलान से पहले उस दिन से पहले लातादाद एक दिन में फ़ोन आते थे, लेकिन मैं इमरान खान को ज़बान दे चुका था और मैं 55-56 से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और इमरान खान से और सीटें भी मांगूंगा अगर मेरे पास जीतने वाले कैंडिडेट हुए, क्योंकि अवामी मुस्लिम लीग ने अपने आप को इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं किया कि हम समझते थे कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा एक्टिवली रोल अदा कर सकती है। गो मैं पार्टियों के इत्तेहाद का हामी हूँ, अब भी मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान 75-100 सीटें लोगों को दे, क्योंकि उसका भी ये आखिरी टेस्ट है कि इसमें ये कामयाब हो। इस वक्त अंधों में जो माहौल है, इमरान खान एक बेहतर आदमी है, अवामी मुस्लिम लीग उसके साथ है और उसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और ये ख्वाहिश जाहिर करेगी कि और लोगों को भी, इमरान खान और पार्टियों को भी बैठ के उनसे सीटें तकसीम करे। पीपल्स पार्टी से मुतालिक क्या पीपल्स पार्टी को मैंने कहा था कि अगर बिलावल को ले आए तो अच्छी बात है, आसफ जरदारी इस पे तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इस मसले में समझता हूँ कि आसफ जरदारी पीपल्स पार्टी को आगे नहीं ले जा सकता। अब हर शख्स को यहाँ गलतफहमी है कि भी वो ले जा सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कल खान साहब ने जिस तरह से एक चैलेंज दिया हुकूमत को कि आप जाएं, अदालत में जाएं 10 अरब वाले मामले पे, मैं अदालत में नाम बताऊंगा उस बंदे का। खान साहब ने किया है, खान साहब मेरे दोस्त हैं, उसके कुछ 70 मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे पूछें। वो साद रफीक साहब कह रहे हैं कि ये गीदड़ भभकियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेशक वो जो मर्जी कर ले। साद रफीक भी को बंदा है यार, बंदों में बंदा है। आबद शेर अली, राना शेर अली, मैं क्या नाम है, आबद शेर अली और राना सनाउल्लाह, ये कुछ बंदों में से बंदे हैं। 3rd ग्रेड चॉइस है नवाज शरीफ की। खान साहब नाम लेंगे अदालत में जाके, कह रहे हैं उस बंदे का नाम लूंगा। कोई आपको इल्म नहीं है वो बंदा कौन है? कल असद उमर साहब कह रहे थे मुझे पता है कौन है वो बंदा। हो सकता है, मेरे सामने ये बात जरूर हुई, पर मुझे क्या जरूरत थी पूछने की वो कौन बंदा। शेख साहब, खान साहब ने तनकीद होती है, आपके दोस्त हैं, ज़ाहिर है आप उनके साथ हैं सारी मूवमेंट में। पहले उन्होंने 35 पंक्चरों का एक इल्ज़ाम लगाया, बाद में साबित नहीं हो सका। उसके अलावा फिर इंतखाबी धांधली का इल्ज़ाम है, अब 10 अरब का इल्ज़ाम आ गया। खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं फिर साबित नहीं कर सकते। 10 अरब के ऑफर वाला मामला जो है, अब वो उनके अपने गले का फंदा तो नहीं बन जाएगा कहीं? नहीं बनेगा। खान इतना भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता, इतना बच्चा नहीं है जितना लोगों ने समझा हुआ है। कोई ना कोई बात हुई होगी तो उसने 10 अरब का इल्ज़ाम लगाया ना, वैसे हवा में तो नहीं फायर कर सकता। साबित होना या ना साबित होना बात की बात है, खान ऐसे नहीं इल्ज़ाम लगा सकता। और जो लोग उसको समझते हैं कि शायद उसको सियासत की समझ नहीं, पूरी समझ है, बेफिक्र हैं आप। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे यहाँ। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब मुल्क का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या बनेगा। बात होगी शेख साहब से छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख साहब, अब हुकूमत की नज़रें 3 मई पर हैं। जिस तरह से एक केस हनीफ बासी साहब ने जो दायर किया है खान साहब की ऑफशोर कंपनियों के हवाले से और जहांगीर तरीन साहब की ऑफशोर कंपनियों के से मुतालिक, तो क्या आपको हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 मई को सुबह उसकी फिक्स होगी, बेंच भी बन गया है। अच्छा, मुझे इसका नहीं पता। वो खुद एफिड्रीन अब्बासी की आखिरी 2 शहादतें रहती हैं, 2 टन उसने एफिड्रीन खाई हुई है। मैं तो कहता हूँ मुझे 2 किलो दे दें तो मेरा तो कोई मसला बेहतर हो जाए। 2 टन, 9 टन में से 2 टन उसको मिली हुई है। सो शहबाज शरीफ साहब किन लोगों का सहारा ले रहे हैं, नवाज शरीफ साहब किस लोगों का सहारा ले रहे हैं, इधर उधर बीच में खिला के वो फोटो दिखा रहे हैं। इमरान खान, देखें, इमरान खान इस मुल्क का अब सियासत में मरकज़ शकल है। अगर कोई ये समझ रहा है कि उसको निकाल के ये इलेक्शन करवा लेंगे या कुछ और कर लेंगे, अगर कोई मास्टर प्लान है कि सारों ने नाअहल होना है तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन इमरान खान एक हकीकत है, उसको सियासत से निकाला नहीं जा सकता। और नवाज शरीफ, देखे ना, इमरान खान ने कल एक बात कही है कि अगर मैं ना हुआ तो फिर क्या होगा। वो इस तरफ नहीं कहा, उसने अपनी जाती मसले में कहा कल मैं ना हूं, मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है, मेरी तो आगे बरादरी कह रही है जी कि बस करो जी। शेख बरादरी पहली दफा सुलह करके कहती है बस करो। मशवरा क्या दे रहे हैं सियासत सियासत इमरान खान करेगा जी, और उसका नहीं, आपको जो आपकी बरादरी मशवरा दे रही है क्या कह रहे हैं? बस करें शेख तो यही चाहते हैं ना कि वो तो समझते हैं फजूल सा काम है, सियासत का काम है। सो ठीक होगा, इस दफा ये न सुलह की है, देखें भारी ना पड़े। पहले ये 6-7 इलेक्शनों में शेख जितने थे ये नवाज शरीफ के साथ थे,
वो 28 तारीख को मैं मोटरसाइकिल पे गया हूँ, तो उन्होंने कहा जी बस ठीक हो गया जी, हमारे बंदे ने, पहले कहते थे कि ये शेख नहीं है, अब कहते नहीं जी शेख है, जरा टाइम देता सी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सो थिंग्स, इस मुल्क के जज्बात के भी बदलते देर नहीं लगती। हालांकि मैंने भुट्टो का जलसा पलटा था, अकेला तनहा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट था, और सारी दुनिया मीडिया ने उसको कवरेज दी। उस वक्त शेखों ने नहीं इस बात को तस्लीम किया। सो खान साहब ठीक हो गए जी, खान साहब कल कराची होंगे, फिर मैं तो शायद ना जा सकूं, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो कराची के अलावा अगले हफ्ते भी उनके 2 जलसे हैं, एक जुम्मे को है, एक इतवार का, वो सारे आप अटेंड करेंगे? आप उनके साथ होंगे सारी मूवमेंट में? जी मैं साथ होऊंगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, वरना तो मैं ऐसे ही कराची भी जाते हैं, छोटा जहाज है, ऐसे ही बाथरूम जाना पड़ जाता। शेख साहब, ये जिस तरह हमने पहले बात की थी कि हालात अब जो बनने जा रहे हैं, एक तरफ आप और खान साहब मिलकर एक मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, गो नमाज गो मूवमेंट, कल से लॉन्च हो चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है उसका भी मुतालबा है कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, जमात इस्लामी का भी मुतालबा है कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, काफ लीग का भी मुतालबा है कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दें। फिर ये जमातें अलग अलग रास्ते पे क्यों चल पड़ी? अगर ये मिल के एक अलायंस बनाती तो परेशानी थी हुकूमत के लिए। आधी परेशानी तो उनकी, आपकी जो अपोजिशन की जमातों ने खुद ही आसान कर दी है, एक दूसरे की तरफ जो बंदूकों का रुख करके। सियासत में मैंने ये देखा है कि वक्त आने पर ये सारी जमातें 1 घंटे में इकट्ठी हो जाती हैं। जब एयर मार्शल असगर खान ने ख़त लिखा पार्टियों को, तो वो कहीं पढ़ लिया इंटेलिजेंस ने, तो भुट्टो ने उसका फ़ौरन इलेक्शन ऐलान कर दिए, और जब इलेक्शन ऐलान हुए वो एक हो गए सारे। सो फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब आसिफ जरदारी के बारे में जो कहते तो ठीक है ना, वो ले आए बिलावल को, आगे मैं जानूं और इमरान खान जाने को रास्ता निकालेंगे, बाकियों से तो हमारे तल्लुकात ठीक हैं। कल साद रफीक साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी एक समझदार जमात है, वो इस इस्तीफे के मुतालबे पे रेड लाइंस उसे पता है वो क्रॉस नहीं करेगी किसी सूरत भी। तो क्या यही खदशा खान साहब को भी है कि वो नहीं जाएंगे, इसी वजह से खान साहब भी उनको साथ मिलाने के हामी नहीं हैं, उनके खिलाफ हो गए? मेरा नहीं ख्याल कि अब आसिफ जरदारी वहाँ खड़ा है जहाँ APC में खड़ा था। मैंने उसको कहा या हाथ आसमान पे लगा या पाँव ज़मीन पे ला, छोड़ पड़े ये कि 9 नकाती एजेंडा मिलिट्री कोर्ट्स का, जिनके मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो खुद चला लेंगे। देखें, एक बात आप और ज़हन नशीन रखें कि बाजवा साहब जो है ना, वो धीमे धर्मे खामोशी से रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन करते हैं। राहिल शरीफ साहब शमशमा बड़ा लगाते थे, जनरल आसम साहब हमारे दोस्त हैं, वो इतनी गवाह भर देते थे मीडिया की कि मीडिया ज़्यादा चल जाता था और फिर वो बड़े फुम फाम में रहते थे। सो इन दी एंड मैं बाजवा साहब को रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नल समझता हूँ। आप एक मौका पर कह भी चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो राहील शरीफ साहब से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं नवाज शरीफ के लिए। ये जुमला मैंने इस तरह नहीं कहा, मफहूम उसका यही था। मफहूम आप अपना पढ़ा लिखे आदमी से तो मफहूम, मैंने ये ज़रूर कहा होगा कि यही जुमले जो आपको कहा कि बाजवा साहब मीडिया के लिए इतने शायद ISPR को वो इतना इस्तेमाल ना करते हैं, वो खामोश रहें, लेकिन अपने काम पे वो ध्यान उन्होंने दिया हुआ है। अफ़गानिस्तान में देखें उसने कितना बड़ा काम डाला है बॉर्डर के ऊपर, और सिक्योरिटी बार लगा रहे हैं। बहरीन, दुबई को उन्होंने ठीक किया है, सऊदी अरब को ठीक किया है, और जो आज ईरान ने टेंशन पैदा की है, मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की टीम शायद ना ठीक कर सके। खत भी लिखा है नवाज शरीफ साहब को ईरानी सदर ने। मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए। तो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा का काम बनता है ये सारी चीज़ें। मुल्क का वज़ीर ख़ारजा मेरा ख्याल लगा रहे हैं, मैं ये भी आपको खबर दे दूँ। किसको लगा रहे हैं? आधी खबर आप दे रहे हैं, पूरी दे दें भाई, गलत हो जाए बाद में लोग कहते हैं ये जमहूरी ये है वो है फलां है पॉमिस्ट है, ऐसी खाम खा। मैं पॉमिस्ट तो नहीं है ना, ये मुझे पता है कि वज़ीर ख़ारजा लगने वाला कोई। ये भी पीपल्स पार्टी के 4 मुतालबात में से एक था गालिबन। सिक्योरिटी कमेटी भी था, ये भी था। कोई मुतालबा है कि उसने नहीं लगाता ना लगाए। वज़ीर ख़ारजा मेरा मतलब है उसने मोदी को इनसे पूछ के बुलाना है, उसने सज्जन जंदल को पूछ के बुलाना है। इसे वो अपनी सोच का बंदा है, ना उसके अंदर विजन है, ना उसके अंदर कैलिबर है, ना उसकी डेप्थ है, ना उसकी कोई डायनामेसी है, ना वो डायनामिक है, ना वो तो डेली वेजेस पे काम करता है और पूरा काम कर रहा है। फातमी साहब के भी, जैसे आपने वज़ीर ख़ारजा की बात की, तो फातमी साहब से कलमदान लिया गया है, मेरे ख्याल से उन्हें
जो मावन खसूसी का उनका ओहदा था वो ख़त्म नहीं किया जाएगा मेरे ख्याल सुना तो यही है। तो फिर तो बात तो कोई बनी नहीं है। फिर बात तो ऐसी ही है कि बात बनी नहीं है। हमें तो ये सूट करता है कि बात ना बने, अपोजिशन को तो ये सूट करता है कि इन दी एंड जो है काम खराब हो, लेकिन बात बनाना तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है ना। आप ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम भी करें और बात भी हम बनाएं, हमें किसी कुत्ते ने काटा है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, जायज है ना। में हाँ, जिस तरह आपने कहा कि आप चाह रहे कि बात ना बने, आपकी सारी गुफ्तगू से देखें, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फर्क होता है, वफा और जफा में एक नुक्ते का फर्क है ना। मैंने कहा हमें तो सूट करता है, वही ना, ये नहीं कहता कि ना बने, अल्लाह करे बने। आपको तो सूट करता है ना, ये तो आपकी सारी उसे समझ होनी चाहिए कि अपोजिशन को नवाज शरीफ को क्या सूट करता है और उसे क्या सूट करता है। अगर वो इतना ही थका हुआ है और उसके रिंग पिस्टन इतने ही बैठे हुए हैं कि उसको समझ नहीं कि हमारे फेवर में क्या है और उसके फेवर में है, तो फिर वही जो मैंने पहले कहा, जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। आपकी सारी गुफ्तगू का अगर मफहूम निकाला जाए, बॉटम लाइन, तो आप देख रहे हैं कि फौज को ही हम सेंटर स्टेज पे देख रहे हैं आने वाले दिनों में। तो ये तो फिर 8 साल पहले जो एक सूरत आती उसी की तरफ नहीं चले जाएंगे दोबारा हम, अगर फौज ही मरकजी किरदार से यही हालात थे, 1947 से यही हालात थे, 1950 में ये थे, 51 में ये थे, क्योंकि इतना बड़ा लीडर ही कोई पैदा नहीं हुआ। जो लीडर थे वो सारे फौज के चंगलों और सारे फौज के गमलों में पैदा हुए। खुद नवाज शरीफ GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है, जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक के दौर की पैदावार है। ये तो खुद ग्वाल मंडी का इलेक्शन इतनी बुरी तरह जमानत जब्त हुई कि पाकिस्तान की रिकॉर्ड में इतने कम वोट किसी को नहीं मिले जितने नवाज शरीफ को मिले ग्वाल मंडी। कोई सियासतदान नहीं है पाकिस्तान में जो फौज की नर्सरी में पैदा ना हुआ हो। कोई नहीं। आप बताएं, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपकी अपनी ज़ात की बात की जाए। देखिए, मैं पैदा हुआ फौज की नर्सरी के बगैर, लेकिन एंड में मैंने मुशर्रफ का साथ दिया है। नर्सरी से मुराद ये है कि वो किसी ना किसी कोने में भी फौज के साथ ना मिला हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच रखता हो, वो कोई नहीं मैं देखता। अगर मेरा उसी में रखते हैं जहां आप बाकियों को जिस पर लड़े बतौर रहे हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, अपने सुनी गुफ्तगू शेख रशीद अहमद साहब की, जिनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आइंदा 90 से 100 रोज़ काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल है और वो कोई बड़ा फैसला इन दिनों में करेंगे। आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।